नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। आप सभी को सबसे पहले एमके न्यूज टीवी की तरफ से राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये दिन भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती को समर्पित है, जिन्होंने अपने अद्भुत खेल से देश का नाम रोशन किया। और इसी विशेष अवसर पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एमकेएन टीवी पर। और सबसे पहले राष्ट्रीय खेल दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। राकेश जी, देखिए, भारत के खेल क्षेत्र में हाल ही में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है। कई अच्छी प्रदर्शन भारत ने तमाम खेलों में किया है। पिछले एक दशक में भी भारत ने ओलंपिक और पैरालंपिक जैसे एशियाई खेल हैं, शानदार प्रदर्शन उनमें किया है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि कौन सा वो ऐसा पल था या कौन सी ऐसी उपलब्धि थी जो भारतीय खेलों के लिए सबसे बड़ी गेम चेंजर रही? मेरे ख्याल से गेम चेंजर पिछले 10 साल में अगर आप देखें जिस तरह से खेलों में भारत की उपलब्धि है जी, मेडल टैली बढ़ती जा रही है, वो चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो या फिर एशियन गेम्स हो, हॉकी चैंपियनशिप हो, बैडमिंटन चैंपियनशिप हो या फिर क्रिकेट हो। क्रिकेट में तो आप जानते ही हैं। बिल्कुल। वो की वजह यह है कि बहुत प्लान्ड तरीके से सरकार ने खेलों को आगे बढ़ाया है और बहुत मजबूती से उनके एडमिनिस्ट्रेशन को फ्रीडम दी जी, है कि वो जो जरूरी हो वो करें, उसके लिए पैसा मुहैया कराया। और जी, सबसे बड़ी बात तो नेतृत्व की होती है। आपने क्या इससे पहले भारत के ही किसी प्रधानमंत्री को देखा था कि पैरालंपिक के चैंपियंस के साथ बैठकर चाय नाश्ता करें और उनसे बातें करें? वो जी, जब कोई इवेंट जीत जाए तो यहाँ भारत से प्रधानमंत्री फोन करे और उन्हें बधाइयां दें। बिल्कुल। 7 समंदर पार आपका खिलाड़ी वहां चोट लग रही है, खेल रहा है, जीत रहा है अकेला, और यहाँ से इवेंट के बाद अगर वो जीतता है या हारता है, फिर भी बिल्कुल। प्रधानमंत्री अगर उसको फोन करते हैं और ढाढ़स बंधाते हैं, हौसला देते हैं, ये अपने आप में बड़ी ताकत है। मेरे ख्याल से ये जो एटीट्यूड है जो इस देश की राजनीति में आया है 2014 के बाद से, मैं उसको सलाम करता हूँ। मुझे लगता है उसकी वजह से हमारी उपलब्धियां खेलों में बहुत ज्यादा हुई। बिल्कुल राकेश जी, देखिए, सरकार भी लगातार समय समय पर खेलों को भी और खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करती है। तमाम तरह की योजनाएं उनके लिए लेकर आती है, तमाम सुविधाएं उनको मुहैया कराती है। जैसे अभी हाल ही में जो सरकार ने 2025-26 के लिए खेल मंत्रालय को करोड़ों रुपए का जो है बजट दिया है, जिसमें खेलो इंडिया के लिए भी करोड़ों रुपए शामिल है। क्या लगता है, ये जो निवेश किया जाता है खेलों के लेकर, जमीनी स्तर पर कितना पहुंचता है, किस तरीके के बदलाव लेकर आता है और कितनी सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलती हैं? देखें, वैसे तो जो लाल फीताशाही है भारत में, रेड टेपिज्म है, जी, फाइलें ऊपर से चलती हैं तो कितनी देर में पहुंचती हैं नीचे, आप सबको जी, पता है। तो उस हिसाब से देखें तो आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि कितना पहुंचा, कितना पैसा दिया गया, नीचे तक कितना गया, कितना पहुंचा। लेकिन हाँ, स्थिति पहले से बेहतर है। लेकिन फिर भी रेड टेपिज्म की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, मैं ये नहीं कह ही नहीं सकता कि भ्रष्टाचार यहाँ नहीं होगा। खेलों में जी, भी जरूर होगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग होंगे वो जरूर करते होंगे। तो ये 100 रुपया जी, अगर ऊपर दिया है तो 100 रुपया नीचे नहीं पहुंच रहा होगा। जरूर इसमें कोई ना कोई कमी होगी। लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले बहुत, आप याद करें कि हमारे एक प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। जी, उन्होंने कभी कहा था कि ये 1 रुपया भेजा जाता है सरकार की तरफ से तो नीचे जिसको मिलता है फिर वो 12 पैसे या 16 पैसे उन्होंने बताए थे जाकर मिलता है। जी, यानी 84 पैसे गायब हो जाते हैं भ्रष्टाचार में। जी, तो ये तो हर जगह है, हर विभाग में होगा। लेकिन गनीमत इस बात की है कि पहले के मुकाबले थोड़ा फोकस ज्यादा है सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि खेलों के प्रति भी थोड़ा सा डायरेक्शन लेस पहले था, अब नहीं है। तो मुझे जी, लगता है कि उस हिसाब से बेहतर है, पहले से स्थिति बहुत अच्छी है। जी राकेश जी, देखिए, सरकार तो तमाम तरह की, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, तमाम तरह की योजनाएं लेकर आती है, खिलाड़ियों को तमाम सुविधाएं मुहैया कराती है। खेलो इंडिया की अगर हम बात करें तो जमीनी स्तर पर जाकर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम, बड़ी भूमिका खेलो इंडिया ने निभाई है। लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर लें, छोटे शहरों की बात कर लें, तो अभी भी कहीं ना कहीं वहाँ जो सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनकी पहुंच अभी भी सीमित है। इसी बीच देखिए, आप सवाल को रोकते हुए इरफान शेख जी, संपादक साहब, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरफान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल आपसे ही लेते हैं। देखिए, पहले खेलो इंडिया की बात कर रहे थे सर, खेलो इंडिया की हम बात कर रहे थे,
तमाम तरह की योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं, जमीनी स्तर पर कितना लाभ खिलाड़ियों को उनका मिलता है, और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात कर लें, छोटे शहरों की हम बात कर लें, तो अभी भी वहां तक सुविधाओं की पहुंच कहीं ना कहीं सीमित है। तो इसे किस प्रकार से प्रभावी बनाया जा सकता है? क्या कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जो वहां तक जो है लोगों तक सुविधाएं पहुंचे, खिलाड़ियों तक? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, युवा, खासतौर पे स्कूल और कॉलेजों में, इनके अंदर में टीचर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो अवेयरनेस क्रिएट करें फिटनेस के लिए। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निकाला गया है प्रोग्राम की एटलीस्ट 1 घंटा सब लोग देंगे फिटनेस को, तो वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे राज्यों में देखा गया है कि बच्चे जो है, युवा नशे की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। बिल्कुल। तो जब कोई भी यंग आदमी, कोई भी युवा अगर स्पोर्ट्स की तरफ उसका रुझान होगा, तो वो नशे की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो कंज्यूम होगा और वो फिटनेस रहेगा। एक बहुत बड़ी कहावत है अंग्रेजी में कि a healthy mind lives in a healthy body। तो क्योंकि 65% हमारा जो यूथ है, जो पॉपुलेशन है हमारे हिंदुस्तान में, वो युवा है। और मेरा ये मानना है कि ये जो स्कीम है, आपका ये सवाल है कि चीजें मुहैया नहीं कराई जा रही है, बजट गवर्नमेंट का बहुत सारा है, लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि पूरा चेन में सभी लोग इसमें इन्वॉल्व ना हो। एक अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, और जो भी ऑफिशियल्स हैं जो इस चीज को आगे इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, उन लोगों को उस सिस्टम से हटाया जाए और जिनकी गलती है उनको पेनलाइज किया जाए, तभी जाके। क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है, मैं ये रखना चाहूंगा आप लोगों के सामने में, कि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है हमारा, और हमें मेडल कितने मिलते हैं? 6। तो और छोटे छोटे कंट्रीज हैं, जापान हो गया, ब्राजील हो गया, इटली हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। आप देखिए उन लोगों की जो परफॉर्मेंस है ओलंपिक्स में, वो कितना जबरदस्त है। तो हमें तो आज सेल्फ थिंकिंग करना ही पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। राकेश जी देखिए, हाल ही में भारत ने, अगर हम बात करें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की और कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करें, तो अपनी अच्छी छाप छोड़ी है। क्या लगता है कि इस तरह की जो उपलब्धियां भारत को मिली हैं, और आगे चलकर भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति की हम बात करें, बनाने की दिशा में क्या कुछ और ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि बेहतर प्रदर्शन देखने को मिले? राकेश जी देखिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए किसी भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। किसी भी खेल को लेकर ट्रांसपेरेंसी अगर होगी, तो जो आपने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि ऊपर से जितना पैसा जाता है वो क्या नीचे तक पहुंच पाता है कि नहीं, तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो वो जरूर पहुंचेगा। दूसरी बात, 2036 में हम ओलंपिक कराने जा रहे हैं। हमें ये सोचना होगा कि अभी 11 साल हमारे पास बचे हुए हैं। अगर ये हमें मिल गया ओलंपिक, तो हमारे पास क्या तैयारी है? 11 साल में हम ऐसा क्या करेंगे अब कि हम इतना बड़ा ओलंपिक का खेल कराएं, और अगर हम उसमें पहले 10 में भी ना आए या पहले 5 में भी ना आए, तो ऐसे कराने से क्या फायदा? तो हमारी क्या तैयारी है परफॉर्मेंस के को लेकर? हमारी क्या तैयारी है? देखने वाली बात यह है कि हमारा देश पहले एक ऐसा देश था जहाँ कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो खेलना कूदना खराब चीजों में माना जाता था, क्योंकि उससे नौकरी नहीं मिलती थी। अब तो बहुत बढ़िया बढ़िया नौकरी मिलती है। अब तो बहुत अच्छे खेलने वाले हो गए आप, तो आपको लेके एड वर्ल्ड वाले, आप मार्केटिंग वाले आपको लेके इतने करोड़ों रुपए आपको दे देंगे कि कुछ कहने की हद नहीं। तो एक बहुत बड़ा एक वर्ल्ड है, खेल की वजह से पैदा होता है, और उसकी वजह से बहुत सारी दूसरी नौकरियां पैदा होती हैं। जी। बीसीसीआई आज इतना पैसे वाला बोर्ड है, दुनिया का सबसे धनी बोर्ड है। उसकी वजह से उसके अपने खिलाड़ी कितना पैसा है उनके पास, आप ये देखिए। उसकी वजह से खिलाड़ी जो एड वर्ल्ड है, जो उसमें कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए, और उसमें कितनी नौकरियां हो गई, आप ये देखिए। तो सिर्फ खेल का नहीं होता है, तो जब खेल अच्छा होता है और लोग उसको सराहते हैं, लोग देखते हैं, टेलीविजन पे देखते हैं, स्टेडियम में पहुंच के देखते हैं, तो इसका मतलब है कि वो उसकी मार बहुत दूर दूर तक होती है। बहुत सारे स्टार्टअप्स खुलते हैं, बहुत सारी चीजें। अब अगर क्रिकेट की बात ले लें, तो अब देखिए, बैट बॉल विकेट और मैटिंग विकेट है, अगर वो
या मैदान पर रहने वाली सभी चीजें, तो सबकी जी एक इंडस्ट्री है। आप अगर देखें दिल्ली से थोड़ी दूर पर मेरठ में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है क्रिकेट के बैट की, बॉल की, जी और वो इंटरनेशनल लेवल पे बनाते हैं ये सब। तो कहने का मतलब, अगर हम खेलों में आगे बढ़ेंगे ना और लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें इंटरेस्ट लेने लगेंगे, जी तो ये हर तरफ इसकी मार होगी। मतलब इंटरेस्ट लोगों के लेने की वजह से बहुत सारी कंपनियां खुलेंगी, बहुत सारे स्टार्टअप्स खुलेंगे, जी फैक्ट्रियां खुलेंगी, और जाहिर सी बात है लोगों का फायदा होगा, बाजार बढ़ेगा। तो जी इन सब के होते हुए मुझे लगता है कि जैसे 2036 का ओलंपिक है, सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि हमारी क्या तैयारी है, किन किन खेलों में हम हिस्सा लेना चाहते हैं, और हम क्या एक गोल रखें, एक टारगेट क्या रखें कि जी 2036 का ओलंपिक अगर है तो हम 2030 तक वो अचीव कर लें। जी हमारे पास 4 साढ़े 4 साल अभी हैं, तो इस जी तरह से टारगेट रखेंगे तो मेरे ख्याल से खेलों में देश का नाम होगा। और जो लिस्ट आप देखते आ रहे हैं 2014 के बाद से कि खेलों की मेडल्स की टैली में हमारा जी नाम आने लगा है, वो और लंबी होगी। जी इरफान जी, आपसे अगला सवाल लेंगे। देखिए, बड़ा गंभीर मुद्दा है। खेलों में अक्सर खिलाड़ियों पर जीत का दबाव बना रहता है, तो डोपिंग जैसे अनुचित तरीकों की ओर भी उनका ध्यान चला जाता है, जो कि खेल भावना को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाता है और उनके स्वास्थ्य, खिलाड़ियों के स्वास्थ्य के लिए भी गहरा असर उन पर डालता है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए, डोपिंग जैसी जो प्रथाएं हैं, अनुचित तरीके हैं, ताकि इन पर कहीं ना कहीं कमी आए और जो खेल प्रतियोगिता है वो पूर्ण निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ खेली जाए? क्या कुछ ऐसे कदम मिलकर, चाहे वो जी 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 देखिए, इसकी शुरुआत तो बेसिकली स्कूल से ही स्टार्ट होता है। जब आपके टीचर्स, आपके गुरु जब आपको ये बताएंगे कि नॉन एथिकल जिंदगी में कुछ भी नहीं करना आप, जी तो वो उस ट्रैप में फंसेगा ही नहीं। रही बात ऑफिशियल्स कितने भी रहे, मॉनिटरिंग सिस्टम कितना भी रहे, उसके बावजूद भी अगर जो पार्टिसिपेंट है, जो उस चीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर वो इमोरल प्रैक्टिस को लेकर के चल रहा है, अगर वो अपने घर में ऐसा कुछ देख रहा है, अगर अपने जो एल्डर है उसके साथ ऐसा कुछ देख रहा है, अगर अपने बॉस के साथ ऐसा कुछ देख रहा है, तो बच्चा फिर उस चीज को फॉलो करता है। तो मेरा ये मानना है कि जो अनएथिकल प्रैक्टिस है, जो चीजें गलत है, उसकी जी आपको जो रूट है, जो शुरुआती दौर है, उसी वक्त से आपको बच्चे के अंदर में इस बात को डालना पड़ेगा। जी जरूरी नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा, बहुत सारे ऐसे देखे गए हैं जो पीएचडी है तो वो भी करप्शन में इन्वॉल्व है। बहुत सारे ऐसे जी साइंटिस्ट भी देखे गए हैं जो पढ़े लिखे लोग भी करप्शन कर रहे हैं, जी तो बड़े बड़े पोस्ट में बैठे वो भी करप्शन कर रहे हैं। तो ये चीज जी आपको शुरू से ही ग्रास रूट लेवल पे, बुनियादी जब ढांचा तैयार होता है, उसी वक्त से जी इसको ठीक करने की जरूरत है, तभी वो रुक पाएगा। पहली बात। दूसरी बात कि हर बार हम जब भी स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो ले दे के हम क्रिकेट की बात करते हैं। अरे भाई, इंग्लैंड ने हमें क्रिकेट देखा, बहुत अच्छी बात है, क्रिकेट में बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन अमेरिका में क्रिकेट को कोई नहीं समझता, यूरोप में क्रिकेट को कोई नहीं समझता। वहां पे रग्बी की बात होती है, फुटबॉल की बात होती है। जहां तक सवाल फुटबॉल का है, तो एक गांव में मान लीजिए एक टीम है, तो उसमें फुटबॉल में एक्सपेंडिचर कम होता है। एक फुटबॉल आपने बच्चों को दे दिया, एक अच्छा कोच दे दिया, एक अच्छा ग्राउंड दे दिया, तो वो बच्चे एक अच्छा फुटबॉलर के रूप में डेवलप करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बाकी जो गेम्स है, जो ट्रेडिशनल गेम्स है हिंदुस्तान का, जी कबड्डी हो गया, बाकी बहुत सारे गेम्स हो गए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। गेम की जब भी सवाल होता है, क्योंकि क्रिकेट को ग्लैमराइज कर दिया गया, उसके साथ फिल्म स्टार्स को अटैच कर दिया, तो हमें उस ट्रैप में नहीं फंसना है। हमें ये देखना है कि वाकई कौन सा ऐसा गेम है जिसमें एथिकल प्रैक्टिस है और जी हमारे बच्चों को एक गुड हेल्थ, गुड सिस्टम, गुड माइंड मिल रहा है। जी इसी से एक सवाल और निकल कर आता है इरफान जी, आपसे इस बारे में राय आपकी लेना चाहूंगी। देखिए, भारत खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कोई शक नहीं है इस बात में अभी भी, लेकिन कई खेल ऐसे, जैसे आपने सिर्फ क्रिकेट का जिक्र किया कि क्रिकेट को ही जो है इतनी तवज्जो दी जाती है, अदर जो खेल है उनको शायद उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। तो वही भारत में अभी भी कई ऐसे खेल हैं जिन पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई भी पदक जो है भारत के पास नहीं है, चाहे वो हम स्विमिंग की बात कर लें, हम टेबल टेनिस की बात कर लें, तो रोइंग की हम बात कर लें, तमाम ऐसे खेल हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, आपकी राय लेना चाहेंगे, क्या ऐसी कमी खेलों में रह गई है जो हमें अधिक अंतर्राष्ट्रीय पदक इन खेलों में जीतने से रोक रही है? और क्या प्रशिक्षण की कमी है, या फंडिंग कोई एक मामला, या कुछ और कारण है? आपके हिसाब से वो कौन से क्षेत्र हैं जहां हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है? देखिए, आपकी दोनों बातों से मैं एग्री करता हूँ। एक तो फंडिंग इज अ बिग इशू, और ट्रेनिंग भी एक बड़ा इशू, क्योंकि जब हम किसी अच्छे ट्रेनर को लाते हैं तो उस हिसाब से फंडिंग होनी चाहिए।
ताकि हम उनके फीस को दे सकें। और ये जरूरी नहीं कि जो शहरों में बच्चे हैं या जो शहरों में लड़के या लड़कियां हैं और वो लोग बहुत अच्छा खेलेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है। तो जो असली टैलेंट है वो गाँवों में, गांव के अंदर जो बच्चा को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, वहां पे वो प्रैक्टिस करते हैं, हेल्थ का अवेयरनेस है और डाइवर्शन नहीं है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है। शहरों में बहुत डिस्ट्रैक्शन है, आपके पब्स बने हुए हैं, थिएटर हॉल है, बाकी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन गांव में बच्चा अपना एंटरटेनमेंट जो करता है और अपना पास टाइम स्कूल या कॉलेज के बाद में वो करता है, तो वो जनरली फील्ड में होता है। हर घर का बच्चा जो है वो कोशिश करता है कि शाम को 4 से 5 6 बजे तक, जब तक सनसेट नहीं हो, वो ग्राउंड की तरफ भागता है, चाहे वो क्रिकेट खेल रहा हो, फुटबॉल खेल रहा हो, जैवलिन थ्रो कर रहा हो, शॉटपुट कर रहा हो, कबड्डी खेल रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। तो मेरा ये मानना है कि गांव में जो बच्चे हैं उन टैलेंट को वहां के जो स्कूल और कॉलेज है, वहां के जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या एसडीओ, तरह के लोग जो ऑफिशियल्स है, वो उनको आइडेंटिफाई करे और ऐसा कोई मंच बनाया जाए जहां पे एक ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए जहां पे वो टैलेंट आइडेंटिफाई होकर के आए और उसका प्रॉपर स्कैनिंग हो। इसमें करप्शन की जो बात होती है, ये भी बातें सामने आती है कि बहुत पैसा चलता है, जिसके पास पैसा है तो वो आगे पहुंच जाता है। तो इस तरह की जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस है उसको रोकने की जरूरत है, तभी जाकर के देश की छवि अच्छी होगी और सही जो बच्चा है, जो अच्छा टैलेंट है, उसको एक इंटरनेशनल कवरेज मिलेगा और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलेगा। जी, धन्यवाद इरफान शेख जी और राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में महत्वपूर्ण जानकारी, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। देखिए, भारत की अंतर्राष्ट्रीय खेल उपलब्धियों पर कहानियां तमाम हैं, कई ऐसी कहानियां हैं जो हम सभी को प्रेरक करती हैं। हमने देखा है कि क्रिकेट से लेकर बैडमिंटन, कुश्ती तक भारत ने बहुत प्रगति की है, तैराकी, जिम्नास्टिक जैसे खेलों में, लेकिन अभी भी संभावनाएं बाकी हैं जिनमें भारत बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। आज हमने भारत के खेलों में शानदार प्रदर्शन से लेकर उन क्षेत्रों तक की बात की जहां हमें अभी और मेहनत करने की जरूरत है। हमें उम्मीद है हमारे खिलाड़ी जल्द भारत को खेल के क्षेत्र में नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। आप देखते रहिए एमकेएन न्यूज। नमस्कार।